नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब, धांसू बोले तो एकदम बिंदास। देखो, अब हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं, वो है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। वही अगेन वही वाली बात बोलूंगा बेटा कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे थ्योरेटिकल ही छपेगा जो भी छपेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बात करेंगे गुडविल की। अगर कोई तुमसे पूछे कि गुडविल कहाँ डिफाइन करी गई है, तो गुडविल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। गुडविल एस 26 के अंदर डिफाइन करी गई है, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। यानी कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। और अगर कोई तुमसे पूछे इंटेंजिबल एसेट और एक फिक्स एसेट, तो आप ऐसे कह सकते हो इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है गुडविल। इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है। गुडविल क्या है? ये कौन है? ये सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इस बंदे की अपने आप में ये गुडविल है। हाँ, ये ना। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब है किसी भी इंसान, किसी भी बिजनेस, किसी भी एंटिटी की उसकी रेपुटेशन, उसका नाम, क्लियर है, वो गुडविल कहलाती है। याद रखना, गुडविल की वजह से एक इंसान जो है वो ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देता है, इस बात का 100% की गारंटी है। जिसकी मार्केट में गुडविल होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगा ही कमाएगा। एक बार समझ के चलना, क्लियर है ये नहीं है? जैसे एक नॉर्मल से अगर मैं एक हलवाई की बात करता हूँ, तो शायद उसका इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, हल्दीराम भी एक हलवाई है, बीकानेर वाला भी एक हलवाई है। लेकिन वो आज की डेट में हलवाई क्या, रेस्टोरेंट, कैटर, ये सब बने पड़े हैं। तो ये सब क्या है? इनकी मार्केट में गुडविल है। एक ठेले पे बेचने वाला, बर्गर बर्गर बेचने वाला जो है, वो कम रेवेन्यू जनरेट करता होगा, जबकि वही सेम बर्गर अगर मैकडी से खरीदेंगे तो 50-100 रुपए का मिलेगा। तो वो क्या है? वो गुडविल है कहीं ना कहीं। एक नॉर्मल चीज जो है, अच्छा भैया, जो नो बालक आए हैं वही टॉप मारेंगे। चलो, तो अब गुडविल क्या है? मतलब गुडविल जो है एक, ये मान के चलो एक साइकोलॉजिकल एक दिमाग पे असर है। कुल मिलाकर आप ये मान के चलो कि जब हम एक नॉर्मल ठेले वाले से खरीदते हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि अमाउंट कम ही होगी, और जब वही मैकडी में जाते हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ, अमाउंट ज्यादा ही होगी। वही एक नॉर्मल चीज जो है वो 600 रुपए की आ जाती है, 600, 800, 1000 तक की आ जाती है। लेकिन भाई जब तुम ब्रांडेड चीज को खरीदते हो, वो भी लिवाइस सिग्नेचर बड़े ब्रांड्स के लिए, उनके आउटलेट से, तो वही चीज आपको 2000, 3000, 3500 और महंगी महंगी मिलती है। क्लियर है? तो वो क्या है? वो अपनी गुडविल के कारण आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज देते भी हो। बोलो हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल एक फिक्स एसेट होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है। लेकिन याद रखना मेरे बेटे जी, गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। कई बार बोलते हैं नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। फिक्टिशियस का मतलब होता है बनावटी एसेट। गुडविल एक रियल एसेट है एक्चुअल में, बस ये नजर नहीं आती। क्लियर ही नहीं है? देखो, एसेट जो का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प करे। अब जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, या ये पेन टैब है, ये मुझे पैसा कमाने में, पढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एसेट्स। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स के थ्रू हम पैसा कमाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट को आप डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे भी कहते हो। क्या कहते हो मेरे बेटे जी? डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे। और पार्टनरशिप में तुम सभी ने पढ़ा हुआ है, एक कॉमन खर्चा है एडवर्टीजमेंट वाला। अब सपोज मान के चलो, मैंने अपना प्रमोशन करने के लिए जगह जगह बैनर लगवा दिए अपनी कोचिंग के। तो जरूरी नहीं है कि मैंने जो प्रमोशन करा है, मेरे उस प्रमोशन से मुझे बेनिफिट होगा, मेरे पास बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिक्टिशियस एसेट से बेनिफिट मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एसेट से बेनिफिट मिलता है, इसकी गारंटी है। आपको दिख रहा है, लैपटॉप है, या आपके कोचिंग में टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड है, इन्वर्टर है ना, ये वाटर कूलर है, ये सब क्या है मेरे बेटे जी? ये सब क्या है? एक रियल एसेट है जो पैसा कमाने में हेल्प, बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली गुडविल भी वैसी होती है। गुडविल को तुम कभी डिफाइन गुडविल को तुम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसे सिर्फ तुम अलग अलग एग्जाम्पल से डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो, अलग अलग कारणों से, मतलब एग्जाम्पल देके बता सकते हो। जैसे मैंने आपको जिंस का एग्जाम्पल दे दिया, मैकडी का एग्जाम्पल दे दिया, बड़े बड़े होटलों का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है? गुडविल इज एन अनआइडेंटिफेबल, मतलब जो नजर नहीं आती, अनआइडेंटिफेबल इंटेंजिबल एसेट ऑफ एन एंटिटी। इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। ये पुराने पंछी और नए पंछी के बीच का डिफरेंस पैदा करता है। ऑब्वियस बात है, जो पुराना पंछी पहले मार्केट में बैठा हुआ है, उसकी मार्केट में गुडविल पहले होगी, ज्यादा होगी, और नई की गुडविल कम होगी। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब।
डिस्क्राइब, जिसे मैं समझा सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, इसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता। इट इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म थ्रू विच, ये एक रेपुटेशन है फर्म की, थ्रू विच, जिसके थ्रू फर्म क्या करती है मेरे बेटे जी, अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि सुपर प्रॉफिट, जिसकी वजह से फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है। मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई एंटिटी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है तो यानी कि उसकी मार्केट में गुडविल है। क्लियर ही नहीं है? एक्जिस्टेंस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। वही वाली बात कि अगर सुपर प्रॉफिट है तो गुडविल है, सुपर प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल नहीं है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, बिकॉज गुडविल हैज इट्स ओन रिलाइजेबल वैल्यू। देखो फिक्टिशियस एसेट की कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, आप उसको बेच नहीं सकते। लेकिन जैसे मैं बोलूं ये मेरा मोबाइल है, इसकी रीसेल वैल्यू है, चाहे 1000 रुपए में जाए लेकिन जाएगा जरूर, बात क्लियर होगी नहीं होगी? यानी कि इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है। क्लियर है? तो गुडविल की भी रिलाइजेबल वैल्यू होती है, गुडविल भी बेची जा सकती है, गुडविल को भी खरीदा जा सकता है। मतलब गुडविल कैन, मतलब गुडविल को मॉनेटरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड like other identifiable and separable asset without liquidation of the business। गुडविल जो है मेरे बेटा जी, ये बिजनेस से अलग होके नहीं बेची जा सकती। कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पंखा खराब हो गया कोचिंग का, उखाड़ो, बेचो, नया लगा दो। क्लियर है? पंखा, मतलब अगर पंखा खराब हो गया तो उसके लिए में पूरी बिल्डिंग को बेचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पंखा बेच दो, मतलब पोर्टेबल है, आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर सकते हो। गुडविल बिजनेस के साथ चलती है, बिजनेस बिकेगा तो पूरी गुडविल बिक जाएगी। जैसे बीकानेर अपनी फ्रेंचाइजी बेचता है तो इनकी अपना नाम बेचता है ना पूरा, तो नाम के साथ चली जाती है ये भी गुडविल, तो ये सेपरेट नहीं हो सकती। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल, स्टिल वी कैन मेक अप्रोक्सीमेशन ऑफ इट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। बेटा अगर ऑब्वियस बात है कोई तुमसे पूछे कि बेटा ये बता दो कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगी, मतलब गुडविल कैसे निकाली जा सकती है, तो आपको लगे यार रेपुटेशन है, रेपुटेशन कैसे निकालेंगे? देखो याद रखना, रेपुटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी इमेज और गंदी इमेज दोनों ही होती है। यहाँ पर हम गंदी इमेज की बात नहीं करेंगे, होगी तो अच्छी होगी, या जीरो मानेंगे, बात खत्म। गुडविल किस, हम यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग गुडविल है तो पॉजिटिव है, नहीं तो जीरो। नेगेटिव गुडविल की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलो बेटा जी, तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? वैल्यूएशन गुडविल, रेपुटेशन ऑफ गुडविल। गुडविल रेपुटेशन को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट फिर भी हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस, जो धंधा प्रॉफिट कमा रहा है उसकी गुडविल होगी, इसलिए प्रॉफिट के बेस पर जितने भी फॉर्मूले बनाए गए हैं वो प्रॉफिट के बेस पर बनाए गए हैं। आ जाओ, क्या लिखा है मेरे बेटा जी? बेटा गुडविल कितने तरीके की होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। गुडविल दो तरीके की होती है, याद कर लो, गुडविल दो तरीके की होती है, ठीक है ना? एक होती है तुम्हारी परचेज गुडविल, एक होती है तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है तुम्हारी परचेज गुडविल और एक होती है तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तुम कहोगे सर ये परचेज गुडविल क्या होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, जो हम अपनी मेहनत से क्रिएट करते हैं वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। जिसे हमने खुद की मेहनत से क्रिएट करा है वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे बेटा जी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी, जिसे हमने खुद की मेहनत से बनाया है। क्लियर ही नहीं है? ये गुडविल कभी भी, इसे आप इनहेरेंट गुडविल या नॉन परचेस गुडविल भी कहते हो, ये गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती। गुडविल जनरेटेड बाय एंटिटी इटसेल्फ बाय यूजिंग वेरियस मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फैक्टर, मतलब मेहनत से बनाई हुई गुडविल। A6 के अकॉर्डिंग ये गुडविल तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परचेज गुडविल जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह खरीदना, बीकानेर, हल्दीराम या किसी और बड़े ब्रांड की, तो गुडविल एक्वायर वाइल वन कंपनी परचेज अनदर कंपनी। जब कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेता है, कोई एक फर्म किसी दूसरी फर्म को, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, तो वहां पर जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे आउट करते हैं वो गुडविल का अमाउंट होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल, मैंने वेंडर वाली एंट्री सभी को करवा दी है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ये क्योंकि परचेज गुडविल है इसके लिए तुम पैसा पे कर रहे हो, तुम्हारी जब से पैसा जा रहा है, जैसे तुम मशीन परचेज करते थे तो मशीन परचेज करते वक्त तुम्हारी जब से पैसा जाता था, ऐसे इस गुडविल के लिए भी पैसा जाता है। तो अकाउंट कहता है कि इसके लिए पैसा जाता है, S26 कहता है इसके लिए पैसा जाता है, तो तुम परचेज गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में पैसा नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारी मेहनत जाती है, इससे तुम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आते हैं मेरे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर होते हैं? बेटा देखो 100 बात की एक बात तो मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि जो सारे फैक्टर मेरे बिजनेस से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सभी से मेरी गुडविल को भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारी में तो एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू में चाहो तो रट लो। आफ्टर सेल सर्विसेज,
ठीक है ना। सेल करने के बाद की जो हम कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, अगर अच्छी दे रहे होंगे तो गुडविल बढ़ेगी, गंदी दे रहे होंगे तो गुडविल घटेगी। मतलब वो कस्टमर एक बार आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। रिलेशन में कस्टमर हाँ जी करके प्यार से मोहब्बत से कस्टमर से बात करोगे तो वो कस्टमर तुम्हारा बना रहेगा। जहाँ एक बार तुमने उल्टी सीधी बात बोल दी वहीं चला जाएगा, गुडविल खत्म कर देगा। आप खुद भी नहीं जाएगा और चार लोगों को भी जाने से मना करेगा। जैसे कि एक बार मैं क्या करा, मम्मी के बर्थडे पे गया, गरम धर्म में, यही गाजियाबाद में जो खुला हुआ है, क्लियर ही नहीं है। पहली बार गया था जब मेरी दीदी की एनिवर्सरी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खाने में मजा आया, नया नया खुला था। हमने कहा चलो गरम धर्म दोबारा चलते हैं। सेकंड टाइम जब गए, बड़ी बकवास खाना दिया उसने, मजा नहीं आया बिल्कुल भी, क्लियर नहीं है। सुना के भी आए और चार लोगों को मना भी करा, मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, अब ऐसा काम ही कई लोगों के साथ करते होंगे तो फिर मतलब वो लोग भी क्या कहेंगे, मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना। तो ऑटोमेटिक क्लाइंटेज कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैनेजमेंट स्किल, ऑब्वियस बात है, हमारे जो स्टाफ मेंबर है, हमारा जो एक तरीके से जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर है, मैनेजर्स हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उससे भी हमारी गुडविल फर्क पड़ता है। क्वालिटी, किस क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। अगर अच्छी दे रहे होंगे क्वालिटी तो गुडविल बढ़ेगी। जैसे मैं तुम्हें रात के 9 बजे, 9:15 समय दे रहा हूँ, तो मेरी गुडविल बढ़नी चाहिए, क्लियर ही नहीं है। अब इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ आयुष तुझे। हाँ जी, नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, सॉरी अकाउंट कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर मोनोपोली। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो किसी ने खोले ही नहीं है, हम नहीं खोला, मोनोपोली है हमारी मार्केट में, तो गुडविल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, हमारी ही बढ़ेगी और किसी की बढ़ेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है कि तुम्हारा बिजनेस किस नेचर का है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। अब ऑब्वियस ही बात है, नेचर बिजनेस, अब जैसे मान के चलो कोई गैंगस्टर है, तो उसका काम क्या है, सुपारी लेके ठोकना, लोगों को मारना। अब वो उसका बिजनेस है, उसका धंधा है, गंदा है पर धंधा है। लेकिन क्या इस धंधे से गुडविल बढ़ेगी, नहीं, क्लियर है। तो वहां पर नेगेटिव गुडविल होती है, और वो उनके लिए वो नेगेटिव बड़ी अच्छी होती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये बात समझ के चल, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। अब बात आती है बेटा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं। तो बेटा देखो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पर भी दो होते हैं, यहाँ पर भी दो होते हैं, बट याद रखना तुम्हारी में टाइम एडजस्टेड वाला नहीं है, तुम्हें खाली ये वाला करना है। कुल मिला के तुम्हें 5 फॉर्मूले पढ़ने हैं, एवरेज के 2 हैं, सुपर का 1 है, और कैपिटलाइजेशन के 2 हैं। क्लियर ही नहीं है। मैं आपको सिंपल सिंपल बात बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो तुम्हारा ये सिंपल एवरेज है और एक तुम्हारा सुपर प्रॉफिट है। तुम्हें अगर ये आ गया तो समझो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा मेरे बेटा जी, क्योंकि बाकी में लपट झपड़ है और कुछ नहीं है। ये दो दो से ही तुम बाकी 3 समझ जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, देखो अब बेटा बात करते हैं पहले कौन से मेथड की। बेटा बात कर लेते फटाफट से, फॉर्मूला सभी बच्चे याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, याद रखना मेरे बेटे जी। एवरेज प्रॉफिट मेथड की, बेटा एवरेज में भी दो एवरेज होते हैं, सिंपल एवरेज और मेरे बेटा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और मेरे बेटा वेटेड एवरेज, क्लियर है, दो एवरेज होते हैं बेटा, कितने एवरेज होते हैं, दो, सिंपल और वेटेड। तो बेटा पहले फॉर्मूला याद करो किसका, गुडविल का, सिंपल एवरेज का। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट। बेटा इस एवरेज प्रॉफिट को तुम एफएमपी भी कहते हो। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेन मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। याद रखना मेरे बेटा जी, एफएमपी, एफएमपी क्यों निकालते हैं गुडविल के लिए, तो बेटा गुडविल कहते हैं कि गुडविल ना तो हम प्रेजेंट के लिए निकाल रहे हैं ना पास्ट के लिए निकाल रहे हैं, गुडविल निकल रही है फ्यूचर के लिए। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, गुडविल निकलेगी आज बट निकलेगी फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि अगर मेरी आज गुडविल है तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। हालांकि तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग, तुम्हारी स्टडी के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट ही बोला जाता है, एफएमपी वर्ड कम यूज होता है, एफएमपी बहुत सीनियर लेवल पे यूज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्लियर ही नहीं है। अब इधर देखो जरा, ये मैंने नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिया, गलत है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब तुम कहोगे सर ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, इसके पीछे भी तुम्हारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। बेटा देखो, अगर मान के चलो आज मैं अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलता हूँ, तो मान के चलो उसकी गुडविल बनाने में मुझे समय लगेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी नया रेस्टोरेंट, और मुझे मान के चलो मुझे बना बनाया एक रेस्टोरेंट मिल रहा है, उसकी मार्केट में ऑलरेडी गुडविल है। सपोज मान के चलो बीकानेर मुझे खरीदने का मौका मिल रहा है,
हाँ ये ना, बीकानेर खरीदने का मौका मिल रहा है, क्लियर है, और मान के चलो यहीं पर गाजियाबाद वाले बीकानेर खरीदने का मौका मिल रहा है, क्लियर ही नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बीकानेर खरीदूं बना बनाया, या फिर मैं अपना नया अपना रेस्टोरेंट अलग खोलूं अपने नाम से। तो तुम बोलोगे बेस्ट ऑप्शन है कि भैया बीकानेर खरीद लो बना बनाया, पैसा पहले दिन से कमाओगे, अपना धंधा खोलोगे, पहले मेहनत करोगे फिर पैसा कमाओगे। सही बात है, ये नहीं है। तो बेटा मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं बीकानेर ना खरीदूं, क्लियर है, अपना धंधा खोलूं, तो आज जहां बीकानेर है वहां तक पहुंचने में मुझे कितना समय लग जाएगा? सपोज 10 साल, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, 10 साल लग जाएंगे। दोबारा बोलूं, आज जहां बीकानेर है वहां तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? 10 साल। लेकिन अब 10 साल नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने अपना बिजनेस नहीं खोल रहा हूँ, मैं बीकानेर परचेस कर रहा हूँ। तो बीकानेर परचेस करने से मेरी 10 साल खरीद ली, 10 साल की मेहनत बच गई मेरी। तो दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बीकानेर की फ्रेंचाइजी लेने से मेरे 10 साल की मेहनत बच रही है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हाँ है ना, तो 10 साल के बराबर का मुझे पैसा देना पड़ता है, क्लियर है ये नहीं है? दिस इज कॉल्ड गुडविल, जो हम पैसा देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जोड़ दो बोलो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बात आती है मेरे बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। बेटा ध्यान से सुनो, क्या बोला? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी हम एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करेंगे। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। बोलो, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? जैसे अगर तुम्हें 3 साल का प्रॉफिट दिया गया तो 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3। 4 साल का दिया गया तो 4 साल का टोटल डिवाइड बाय 4। अगर मान के चलो लॉस दिया, अगर प्रॉफिट दिया गया तो प्लस करना, और अगर ये लॉस दिया गया तो माइनस करना। डिवाइडेड बाय 4 ही होगा। सपोज मान के चलो तुम्हें 4 साल का प्रॉफिट दिया गया, ये तो लॉस है, ये लॉस है, बाकी ये तीनों प्रॉफिट है, क्लियर है? तो तीनों को ऐड, लॉस को लेस, डिवाइडेड बाय 4, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज। अब यहां पर आ रहा है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो बात आती है एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो बेटा क्या होता है, मैंने बच्चों को समझाया था, रेक्टिफिकेशन लगाओ, याद कर लो, रेक्टिफिकेशन लगाओ, ठीक है ना? एबनॉर्मल हटाओ, एबनॉर्मल हटाओ, हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो, फ्यूचर को एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, देखो कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सपोज मान के चलो तुम्हें 2011, 12, ऐसे 13, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, सपोज मान के चलो 14 ये भी दे दिया, तो तुम्हें इनका ऑलरेडी प्रॉफिट दिया जाएगा 11, 12, 13, 14। अगर इन चारों प्रॉफिटों में जिनका तुम्हें एवरेज निकालना है, इनमें कोई गलती है तो गलती सुधारो, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही गलत होगा तो गुडविल भी गलत आएगी। तो इसलिए कहते हैं रेक्टिफिकेशन लगाओ, प्लस करना है प्लस करो, माइनस करना है माइनस करो, लेकिन रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एब नॉर्मल हटाओ। कहते हैं अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस गिवन है इनके अंदर कोई एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है, तो उसे भी हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि मेरे बेटा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में नॉर्मली नहीं होती, जो बिजनेस में नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं, उन्हें हम एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा? एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन कहते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो बेटा एबनॉर्मल को हटाओ। जैसे तुमने खर्चे माइनस कर रखे होंगे ना, तो एबनॉर्मल खर्चे को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। खर्चा नॉर्मली माइनस करा होगा जब प्रॉफिट निकाला होगा, तो ऐड कर दो, माइनस को हटाने के लिए प्लस कर दो। और एबनॉर्मल इनकम को तुमने प्लस करा होगा तो क्या कर देना? माइनस कर देना। क्लियर? उल्टा कर देना। सर थोड़ा एग्जाम्पल देना, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, हाँ ये ना, या फिर ये क्या है तुम्हारे एबनॉर्मल खर्चे हैं, चोरी हो जाना, आग लग जाना, है ना, या फिर अर्थक्वेक आ गया तो नुकसान हो जाना। तो ये खर्चों को तुम क्या कर देना, जो तुम्हारे ऑलरेडी माइनस है ना, इन्हें प्लस कर देना, क्योंकि इनसे गुडविल पे फर्क नहीं पड़ता है। एबनॉर्मल इनकम, इंश्योरेंस सेक्टर से पैसा आया, इंश्योरेंस क्लेम आया, तो इंश्योरेंस क्लेम आने से गुडविल पे कोई ना बढ़ेगी ना बिगड़ेगी, तो वो इनकम मान के तुमने ऐड कर रखी होगी, लेस कर देना, एबनॉर्मल इनकम है। क्लियर है? ये नहीं है? फ्यूचर क्या देखो, और अगर कोई नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल इनकम है जो ऐड नहीं हुई है, वो ऐड करो। कोई नॉर्मल खर्चा है जो लेस होना चाहिए था, वो लेस करो। देखो एबनॉर्मल को हटाओ, लेकिन अगर नॉर्मल रह गया है तो उसे एडजस्ट करो। इतना करने के बाद तुम्हारा निकल कर आएगा एफएमपी, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट, और यहां उठा के पटक दो और आंसर निकाल दो। क्लियर है? नहीं है? इतनी सी बात है मेरे बेटा गुडविल के सिंपल एवरेज में। अब बात करते हैं मेरे बेटा किसकी? वेटेड एवरेज की। किसकी बात करते हैं मेरे बेटा? वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज में फॉर्मूला क्या होता है? गुड वेटेड एवरेज, जहां तुम एवरेज बोल रहे थे, या तुम बोलोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालना है? तो बेटा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वेट तुम्हें ऑलरेडी दिया जाएगा, तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है कुल मिला के। अब इसके लिए तुम्हें क्या बनानी होती है? एक टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है मेरे बेटा? एक टेबल। टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें तुम्हें क्या करना है मेरे बेटा जी? वेटेड एवरेज के अंदर तुम्हें कुल मिला के एक टेबल बनानी है। तुम्हें सपोज मान के चलो अलग अलग ईयर के प्रॉफिट दर के हैं, ईयर 1 ईयर 2, जैसे मान के चलो 2013 14 15 16 ये ईयर है, तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है इनका। और वेट याद रखना, वेट हमेशा यही मिलेंगे, जो छोटा है उसका वेट कम, जो ज्यादा है उसका वेट ज्यादा, जो ईयर सबसे बड़ा है उसका वेट हमेशा ज्यादा होगा। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी। आप लेटेस्ट ईयर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और बाद वाले को कम प्रायोरिटी देते हो। फिर बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर देना प्रोडक्ट की वेट से, तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर ही नहीं है? ये टोटल प्रोडक्ट इनको ऐड कर देना, ये ये टोटल वेट उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सवाल है कोई तुमसे पूछे कि वेटेड एवरेज कहाँ अप्लाई होता है, तो बोल देना वेटेड एवरेज, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑलवेज अप्लाई इन केस ऑफ ट्रेंड। ये हमेशा ट्रेंड में अप्लाई होता है। सर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ये देखो मैंने केस बना रखे, केस ए बना रखा है, केस बी बना रखा है। यहाँ देखो 10 20 30 40 50 लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, 50 40 30 20 10 लगातार प्रॉफिट घट रहा है, तो बढ़ रहा है घट रहा है। ये क्या है तुम्हारा बेटा जी? ग्राफ देख रहे हो? ये ट्रेंड है। प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, प्रॉफिट लगातार घट रहा हो, तो ट्रेंड आएगा। ट्रेंड में वेटेड एवरेज रखता है, अदरवाइज सिंपल एवरेज रखता है। लेकिन याद रखना प्रॉफिट अगर ऐसे ऐसे भी हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, क्वेश्चन ने बोला वेटेड लगा तो वेटेड लगाना, चाहे ऐसे ऐसे हो रहा हो ऐसे ऐसे हो रहा हो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करना। वेट के बारे में देखो मैंने लिखा हुआ है, वेट इज मीन प्रायोरिटी प्रेफरेंस गिवन ईयर yearly profit. Generally weights are allocated to each year 1 2 3 4 5 and so on ascending order, मतलब बढ़ते क्रम में देते हैं। जो छोटा ईयर है, जो पुराना साल है उसे कम, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। जितना नया साल आएगा, जितना लेटेस्ट ईयर होगा, उसे ज्यादा वेट दिया जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर है? नहीं है? नाउ नेक्स्ट मेथड। अब आता है मेरे बेटा कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉन एडजस्ट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है मेरे बेटा जी? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या बेटा जी? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बताओ, जैसे माता एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वेटेड में क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज तो मल्टीप्लाई हो रही है तीनों जगह, बस एक जगह एवरेज प्रॉफिट, एक जगह वेटेड एवरेज, एक जगह सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो और नॉर्मली कितना कमाते हो। क्लियर है ही नहीं है? मतलब नॉर्मल से जितना सब कमा रहे हैं, नॉर्मल सब जो कमा रहे हैं वो नॉर्मल है, तुम नॉर्मल से कितना ऊपर कमा रहे हो, दिस इज कॉल्ड सुपर। ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये है क्या? सुपर प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है? तो एवरेज प्रॉफिट यानी एफएमपी की तो बात कर ली, बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि जितना पैसा तुमने अपने बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर तुम्हें कितना रिटर्न मिलेगा, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर ही नहीं है? यहाँ पर बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो बढ़िया, नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले याद कर लो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। टोटल एसेट ले लो, सिर्फ गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेते। याद रखना, कहते हैं कि एसेट अप्रोच में सारी एसेट ले लो, सिर्फ 3 एसेट छोड़ देना। क्यों? गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन करते वक्त गुडविल नहीं लेती, सिर्फ गुडविल यहीं पर ही छोड़ा जाता है, क्योंकि गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त गुडविल नहीं ली जाती, इसलिए छोड़ दो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे तुम्हें बिजनेस नहीं मिलता। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो ले लो, और नॉन ट्रेड है तो मत लो। सर अगर हमें नहीं पता रखा ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो तुम नॉन ट्रेड मानना हमेशा। क्या मानना? नॉन ट्रेड मानना, अगर नहीं पता रखा तो, खाली इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है तो। क्लियर है नहीं है? लेकिन एक बात बोलू, यहाँ पे तो नॉन ट्रेड मानते हैं जब कुछ नहीं बोलते, लेकिन रेशियो एनालिसिस में जब इन्वेस्टमेंट की बात चलती थी तो वहां ट्रेड मानते हैं। दोनों में अंतर है। यहाँ नॉन ट्रेड कुछ नहीं बोला तो नॉन ट्रेड गुडविल रेशियो में, और रेशियो एनालिसिस में ट्रेड मानते हैं। चाहो तो एक जगह लिख लेना। क्लियर है? और प्रीमिलरी एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट वो हटा दो, क्योंकि एक्चुअल में एसेट होते ही नहीं है। ये एक्चुअल में एसेट होते ही नहीं है, इसलिए हटा दो। इनसे हमें धंधा नहीं मिलेगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब व्यापार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इन इन्वेस्टमेंट से तुम पैसा कमाओगे, धंधा नहीं कमाओगे। ये तो धंधा नहीं मिल, जिन इन्वेस्टमेंट से धंधा मिलेगा उनसे ही तो गुडविल मिलेगी, जिनसे धंधा ही नहीं मिलेगा गुडविल काहे की मिलेगी। और गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल हटा देते हैं। माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी कुछ और नहीं होती, करंट लायबिलिटी होती है। तो कुल मिला के टोटल एसेट में से तुम्हें करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल और पार्टनर
प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉस माइनस प्रीमियम एक्सपेंस। लेकिन एक चीज और बोलूं, लॉन्ग टर्म अगर लोन दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन, तो उन्हें ऐड कर देना। कुल मिला के फॉर्मूला वही है जो तुम्हें पढ़ाया है मैंने, डेट प्लस इक्विटी। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी यानी कि देखो ये बवाल, कैपिटल रिजर्व वगैरह वगैरह। क्लियर है? इसे बोलते हैं मेरे बेटा क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ अब आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड देखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला याद करना, बात खत्म। कैपिटलाइजेशन में गुडविल का फॉर्मूला दो अप्रोच है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। सुपर प्रॉफिट निकालना तुम्हें मैंने ऊपर सिखा ही दिया। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, याद रखना, कैपिटलाइजेशन में तुम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लेना, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्वेश्चन जो बोले तुम वो कर देना, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट कुछ और नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट ऊपर चर्चा हो चुकी है, डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तुम कोई सा ही मेथड लगाओ, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आने वाला है। एक बात और समझना मेरे बेटा जी, देखो मैं एक बात एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ यहाँ पर, एसेट अप्रोच, जब तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो ना मेरे बेटा जी, तो तुम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देते हो। तो बेटा पता क्या है, इस नॉन ट्रेड का इफेक्ट ना यहाँ पर भी पड़ता है, या लिखा नहीं है मैंने, एवरेज भी पड़ता है। अगर 1% इस प्रॉफिट के अंदर तुमने, मैंने बोला ना तुम गुडविल वैल्यूएशन में, गुडविल वैल्यूएशन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते, क्योंकि उस नॉन ट्रेड से सिर्फ पैसा मिलता है, धंधा नहीं मिलता। जब धंधा नहीं मिलता तो गुडविल भी नहीं मिलती। तो इसलिए कहते हैं कि अगर तुमने जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर तुमने कोई इंटरेस्ट कमाया है, कोई प्रॉफिट कमाया है, और वो प्रॉफिट इसके अंदर ऐड है, तो यहां से क्या कर देना, लेस। बस क्या, इंटरेस्ट, मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट या इनकम, इंटरेस्ट या इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर तुम उसका इफेक्ट कैपिटल प्लॉट से हटा रहे हो, और लेकिन उसका इफेक्ट प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, तो वो भी हटाओ। इसके पीछे भी एमसीक्यू आ सकता है। मतलब नॉन ट्रेड का इफेक्ट जहां जहां पड़ा हुआ है, प्रॉफिट में तो वहां से भी हटाओ, और अगर एसेट में तो एसेट से भी हटाओ, गुडविल वैल्यूएशन के लिए। बात क्लियर हो गई? कुल मिला के हमारे फॉर्मूले थे मेरे बेटा जी, प्लीज इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। क्लियर है? चलिए अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।